हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेंसुरेशन का लास्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं, जिसमें हमारा बचा हुआ पार्ट है स्फेयर वाला, गोला और अर्धगोला। तो चलिए कर लेते हैं कंप्लीट इसको, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। तो शंकु के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, पहले इनको देख लेते हैं। दो तीन क्वेश्चन कोन के बचे हुए हैं, पहले इनको करके और फिर हम अपने गोला वाला पार्ट पे चले जाएंगे। कह रहा है यदि किसी शंकु का आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, आधार का क्षेत्रफल समझो, जब भी वो आधार का क्षेत्रफल कहे तो समझना कि शंकु का जो आधार होता है वो सर्कल यानी कि वृत्ताकार होता है। कह रहा है यदि तो यह मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाता है यदि आयतन में इतने परसेंट की वृद्धि होती है। बताओ आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? सबसे पहले उसने कहा है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल तो एरिया ऑफ द बेस, क्या रेशियो दिया हुआ है? आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 1.96, यानी कि एक से बढ़ के कितना हो गया? 1.96। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो इधर आ जाएगा 0। अच्छा एक बात बताओ, आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला क्या होता है उसका? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें एरिया से उसके रेडियस यानी कि त्रिज्या का रेशियो निकालना हो, अगर मुझे क्षेत्रफल के रेशियो से त्रिज्या का रेशियो निकालना हो तो क्या मुझे अंडर रूट करना पड़ेगा? क्योंकि एरिया के रेशियो में आर स्क्वायर होता है, उससे अगर आप आर का रेशियो निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 100 और अंडर रूट ऑफ 196। क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है 10 और 14। क्या हो जाएगा? 10 और 14। अब सवाल कहता है उसके आयतन में वृद्धि क्या होगी? आयतन में भैया आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब मैंने आपसे कहा कि जब भी हम रेशियो की बात करेंगे तो कांस्टेंट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट टर्म से। तो आपने देखा कि भैया रेडियस 2 बार आया है, 2 बार, है ना? तो आपने क्या करना है, जब आप आयतन का फॉर्मूला निकालेंगे, आयतन का रेशियो, तो भैया रेडियस 2 बार है तो आपने क्या करना है? 10 से 14 और 10 से 14 2 बार करना है। भाई रेडियस त्रिज्या का रेशियो कितना है? 10 से 14। और हमें पता है त्रिज्या कितनी बार आई है आयतन में? 2 बार आई है। तो आपने क्या करना है? 10 से 14, 10 से 14 2 बार। हाइट के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, ऊंचाई के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, तो हम ये मानकर चलेंगे कि ऊंचाई भी दोनों केस में बराबर है, ऊंचाई में भी कोई चेंज नहीं है। तो आयतन में जो भी चेंज होगा वो रेडियस यानी कि त्रिज्या की वजह से होगा। तो आयतन कितना हो जाएगा भैया? 100 से 196 प्लस का 96, कितने पर? 100 पर, और गुणा 100। क्या आ गया? 96%। किसमें? आयतन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। यही आपने करना है। उसने आधार के क्षेत्रफल को बोला कि भैया आधार का क्षेत्रफल 1.96 गुना हो गया। मैंने कहा एक से बढ़ के 1.96, पॉइंट हटा, इधर दो दो जीरो। तो क्षेत्रफल से त्रिज्या का रेशियो निकाला, अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। तो 10 से 14 त्रिज्या का रेशियो। हमसे कह रहा है आयतन में क्या होगा? भैया आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल में उसने ऊंचाई के बारे में भी कुछ नहीं दिया हुआ, हटा दो। तो त्रिज्या 10 से 14, 10 से 14 2 बार करो, 96% बढ़ गई है। ये सवाल करिए। वेरी गुड। कह रहा है एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत 660 रुपए है। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने के लिए 30 पैसे लगते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने के लिए, और टोटल लागत आई है 660 रुपए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 है, तो त्रिज्या ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं शंकु को रंगूंगा
यानी कि आप ये मान के चलो कोई ठोस शंकु है। ठोस शंकु का मतलब, ये ठोस वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये वाला पार्ट तो है और नीचे वाला पार्ट भी ठोस है। ऐसे मान के चलो कि शंकु में सीमेंट भरा हुआ है, बिल्कुल सीमेंट भर के प्लेन हो रखा है वो। तो उसको जब हम रंगेंगे, शंकु को जब हम रंगेंगे, कोई हमारे पास बच्चा कोण है इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट तो रंगा जाएगा और ये वाला पार्ट भी रंगा जाएगा। यानी कि शंकु का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भैया टोटल सरफेस एरिया अगर उसने बोला है लागत 660 है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने का कितना खर्चा है, 30 पैसा। 30 पैसा। तो सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो लागत कितनी है, 660 रुपए की, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 30 पैसे हैं, बटा 30 कर दो, और इसको रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, इसको रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे। तो ये 100 चला जाएगा ऊपर, ये जाएगा 0, ये जाएगा 22 बार, और ये 100 चला गया ऊपर। तो भैया आपको पता चला कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई कुल खर्चा आता है 660 रुपए का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगते हैं 30 पैसे। तो आपने क्या किया, 660 बटा 30 और 30 को 100 से भाग किया रुपए में बदलने के लिए। 100 ऊपर चला गया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। कितना है, 2200। तो यहां से पाई की वैल्यू 22 बटा 7, आर और एल तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 प्लस आर बराबर 2200। 22 से जाएगा 100 बार और 7 की उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700। अब आपको आर की वैल्यू चाहिए, त्रिज्या की। भाई त्रिज्या की वैल्यू चाहिए, आप ऑप्शन से उठा के रखो। क्या करना है बच्चा, ऑप्शन से उठा के त्रिज्या की वैल्यू रखो। 700 के बराबर जो आ गया वही आपका जवाब है। अगर मैं यहां 40 रखता हूं और 15 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 55। क्या ये कभी 700 बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। अगर मैं यहां 20 रखता हूं, अगर मैं यहां पर क्या रखता हूं, क्या हो गया, आर की वैल्यू को अगर 20 रखते हैं, आर की वैल्यू को अगर 20, अरे इसको क्या लकवा मार गया भाई, चलो दोबारा से कर लेते हैं। आर और 15 प्लस आर बराबर कितना है, 700। और आर की वैल्यू को अगर आप 20 रखते हो, और 20 और 15 35, और 35 दूनी 70, आ गया ना 700। यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 20। 20 रखने पर ये 700 के बराबर आ जाएगा। ये एक अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए अब स्फेयर के बारे में देख लेते हैं, यानी कि गोला के बारे में। तो गोला और अर्ध गोला दोनों के फॉर्मूले साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, गोला दरअसल देखने में आपको सर्किल जैसा लगेगा, लेकिन बच्चे सर्किल और गोला यानी कि स्फेयर दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो सर्किल होता है वो 2D शेप होती है, 2 डायमेंशनल, और जो गोला होता है वो 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल यानी कि एग्जाम्पल आप सोचो, क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल यानी कि एक ऐसी आकृति जो बाहर बाहर से हर तरफ से कवर है और अंदर उसके स्पेस है। आप क्रिकेट बॉल को काट के देखोगे, अंदर स्पेस मिलेगा ना। आप फुटबॉल, वॉलीबॉल, एक ऐसी शेप जिसके अंदर वॉल्यूम, आयतन होता है, उसको कहते हैं हम गोला, ऐसी बॉल। अब इसका आयतन जो होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा बच्चा, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम। और हां, जब भी मैं बात करूंगा गोला की,
तो इसमें एक ही सरफेस एरिया होता है। अभी तक हमने दो दो सरफेस एरिया पढ़े। हमने पढ़ा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन जब भी बात की जाएगी गोला की, तो उसमें केवल सरफेस एरिया, एक ही सरफेस एरिया होता है। किधर भी आप घुमा लो, एक ही सरफेस होता है, और उसकी वैल्यू होती है 4πr²। क्या होती है बच्चा? 4πr²। ये सरफेस एरिया होता है किसका? स्फेयर का। नहीं, ये सर्किल नहीं, ये ठीक गलत लिखा हुआ है, इसको स्फेयर लिख लेना, स्फेयर लिख लेना, ठीक है। स्फेयर का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? स्फेयर का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा बच्चा 4πr²। और अगर मैं बात करूंगा किसकी? अर्धगोला की। अर्धगोला होता है कि आप गोले को बीच में से काट दो, यानी कि कोई बॉल है, बॉल को बीच में से काट दो तो वो बन जाएगा हेमी स्फेयर, यानी कि अर्धगोला। तो अर्धगोला कुछ इस तरीके से होता है। ये इसके पास एक सरफेस होता है ऐसा, प्लेन सरफेस है ना, और ये इसके पास राउंड वाला सरफेस होता है। तो सवाल ने कहा इसका जो आयतन होगा वो गोले के आयतन का आधा होगा। तो 4/3πr³ को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा बच्चा 2/3πr³। यानी कि अर्धगोले हेमिस्फेयर का जो आयतन होता है वो 2/3πr³ होता है। और हेमिस्फेयर के केस में दो सरफेस होते हैं। हेमिस्फेयर के केस में दो सरफेस एरिया होते हैं। बात अगर गोला की है तो एक ही सरफेस एरिया 4πr²। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं हेमिस्फेयर अर्धगोला, तो उसमें दो सरफेस होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? 2πr²। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 3πr²। भाई जब इसके वक्र पृष्ठ की बात होगी तो आपसे केवल बात करेगा ये वाले सरफेस एरिया की, केवल इसकी। देखो जहां पे मैं येलो कलर की लाइन खींच रहा हूं, केवल ये वाला वक्र पृष्ठ, और वो हो जाएगा किसका? 4πr² का आधा, क्योंकि हमने आधा काट दिया। लेकिन अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला πr², जो एक सर्कुलर बना है ना, एक वृत्ताकार। आप किसी गोले को, एक बॉल को ऐसे काटो तो वो आपको सर्कुलर दिखेगी, ये वाला पार्ट आपको वृत्ताकार दिखेगा, और ये वाला पार्ट का एरिया होता है πr²। तो 2πr² में πr² जोड़ेंगे तो बन जाएगा 3πr² इसका टोटल सरफेस एरिया। आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया 3πr², वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? 2πr²। ओके, चलते हैं आगे। ये दोनों के फॉर्मूलेज हो गए। चलो अब इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। कह रहा 3√2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताओ। 3√2 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस कितना है बच्चा? रेडियस है 3√2, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 4/3πr³ होता है कि नहीं? तो 4/3, पाई को पाई रहने दो, ऑप्शन में पाई ही है, ये चेंज नहीं किया उसने, और r³ है, यानी कि 3√2 का क्यूब, 3√2 का क्यूब, है ना। तो ये हो जाएगा 4/3π, 3 का क्यूब होता है 27, और √2 का क्यूब, देखो √a का क्यूब अगर आप करते हैं तो वो हो जाता है a√a। ये लिख लो साइड में कि √a का क्यूब करते हो तो a√a हो जाएगा। तो √2 का क्यूब अगर आप करते हैं तो 2√2, ये आ जाएगा 3 नाम 27, 9 चौको 36, 36 दूनी 72, 72√2, और ये पाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 72√2 पाई। बोलिए। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है, एक लड्डू है। उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं?
मैंने आपसे बोला, कल ही मैंने आपको सिखाया था, एक चीज को पिघलाकर दूसरे में डाला जाए तो भैया उसका आयतन बराबर होता है। यहां भी वही कुछ कुछ सेम चीज है। एक बड़ा लड्डू है जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस लड्डू को तहस नहस करके छोटे 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 लड्डू बनाए गए, त्रिज्या उनकी 3.5 है। बताओ ऐसे कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? भैया आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर होगा। बड़े गोले का वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब। बड़े वाले का कितना? 4/3 पाई और 7 का क्यूब। 4/3 पाई और 7 का क्यूब। मैंने कहा इसको, इसका जो आयतन होगा वो छोटे छोटे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू के आयतन के बराबर होगा। तो एक लड्डू का आयतन कितना होगा छोटे वाले का? 4/3 पाई और 3.5 का क्यूब। और ऐसे कि मैंने कहा n लड्डू बनाए गए हैं। ऐसे कितने लड्डू बनाए गए हैं? ऐसे n लड्डू बनाए गए। हमें नहीं पता 2 3 4 5 कितने भी हैं। दोनों तरफ आयतन बराबर कर दो। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। और 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हो। 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 7/2 का क्यूब गुणा n। ये हो जाएगा 343। 7 का क्यूब 343, 2 का क्यूब 8 और गुणा n। 343 से 343 कट गया, ये 8 इधर आ जाएगा तो n इक्वल्स टू कितना हो गया? n इक्वल्स टू 8 हो गया। यानी कि ऐसे 8 लड्डू बनाए जा सकते हैं। ऐसे कितने बचा? ऐसे 8 लड्डू बनाए जा सकते हैं। सही है, वेरी गुड। वैसे आपने क्या करना है? आपने आयतन को बराबर कर देना है। ये सवाल करिए। कह रहे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलाकार पात्र को पेंट करना है। एक गोलाकार पात्र है, यानी कि आप ऐसा मान के चलो कोई बॉल है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसको पेंट करना है। जब मैं बॉल को पेंट करूंगा तो उसका सरफेस एरिया ही तो पेंट करूंगा मैं। बोलो भाई, किसी भी चीज को अगर पेंट किया जाता है तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसी को ही तो पेंट किया जाता है। आप किसी दीवार पर अपने पेंट कराते हो घर की दीवार पर, तो जो घर की दीवारों में ईंट लग रही है, क्या उनको निकाल निकाल के पेंट करते हो एक एक ईंट को? नहीं। जो ईंट जम गई ऐसे, दीवार का जो फेस आपको दिख रहा है उसी फेस को तो पेंट कराते हो। तो जब भी पेंट कराया जाता है तो भैया सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल को ही पेंट कराया जाता है। अब कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलाकार पात्र है, उसको पेंट करने की लागत 18,480 रुपए है प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने रुपए लगते हैं। बड़ा महंगा है यार। कह रहा है बताओ लागत ज्ञात कीजिए, पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए प्रति वर्ग, अच्छा प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल खर्चा 18,480 है। तो आपसे कह रहा है प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की प्रति वर्ग सेंटीमीटर की लागत ज्ञात करो, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्चा है उसकी लागत बताओ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया उसका सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर, तो आप कहेंगे 4 गुणा 22/7 और रेडियस कितना है 7, तो 7 इंटू 7, ये चला जाएगा 22 चौके 88 गुणा 7, 7 या 8 56, 7 या 8 56 और 5 61, यानी कि टोटल सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है टोटल सरफेस एरिया। और लागत कितनी है? 18,480। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है बच्चा? 18,480। आपसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत पूछ रहा है प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो 18,480 बटा 616, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत आपको मिल जाएगी। कितना आएगा जल्दी से मुझे उत्तर बता दो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी बनेगी?
देखो 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, 11 एकम 11, 11 छिक्के 66, 11 अट्ठे 88, 0। 14 चौका 56, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 0। 3 4 से जाएगा 30 बार, तो कितना आ गया? 30 रुपए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने की लागत कितनी है बच्चा? 30 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 30 रुपीज। ये सवाल बताइए, हेड ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। 30 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े संभावित गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। जब मैंने आपको घन यानी कि क्यूब पढ़ाया था, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि कोई भी अगर घन है, कोई भी क्यूब है, उस घन में जब मैं कोई गोला, जब मैं कोई बॉल रखता हूं, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? क्या मैंने ये बात आपको बताई थी बच्चा कि किसी भी घन के अंदर अगर आप कोई गोला रखते हो तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? ये बात आपको सिखाई गई थी ना, कि इसका जो रेडियस होगा भैया वो इसका आधा हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा बच्चा? a/2। क्या मैंने ये लिखवाया था आपको? रेडियस जो होगा वो a/2 होगा। यस, हाँ। अब कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर किनारा है, यानी कि a बराबर 30 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 30/2, दैट इज 15। आ गया। अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, इसका सरफेस एरिया। तो भैया इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4πr², यानी कि 4 गुणा 22/7 गुणा 15 गुणा 15, संभावित गोले का पृष्ठीय। और सॉरी, अब यहां पर पाई को हमें 3.14 लेना है। मैंने आपको जब पाई की वैल्यू सिखाई थी, तो मैंने बोला था कि जब सवाल में वो लिख कर देगा कि पाई को क्या रखना है, तो आप पाई को 3.14 रखेंगे अगर सवाल ने बोला है, और अगर सवाल ने नहीं बोला तो 22/7 रखेंगे। तो फिर 22/7 रखेंगे। अब इसे आप सॉल्व करो। भाई यहां से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 5 तिया 15, 5 से जाएगा 20 बार। 5 तिया 15, 5 चौकू 20, 4 से 4 गया, यह आ जाएगा 314 गुणा और 3 तिया 9, आ जाएगा 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 3 12, 9 तिया 27 और 1 28, 2826। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 2826। बोलिए। हमने पाई को 22/7 इसलिए नहीं लिया क्योंकि सवाल ने बोला है कि पाई को 3.14 लेना है, और ये जिस टाइम पे मैंने आपको पाई की वैल्यू लिखवाई थी, अच्छा मैंने आपको बोला था कि अगर सवाल में वो लिख कर देगा कि पाई को ये रखना है 3.14, आपको उसी केस में 3.14 लेना है। जहां पर वो लिख कर नहीं देगा, उस हर केस में आपको 22/7 ही रखना है। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या का 3 गुना है। गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या का 3 गुना है, और उनका वॉल्यूम बराबर है, उनका आयतन बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई बताओ। भाई कह रहा है गोले की त्रिज्या, ये गोला है और ये बेलन है, इसकी त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, त्रिज्या को अलग अलग नाम दे दिया। कह रहा गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या का 3 गुना। अगर बेलन की त्रिज्या 1 है तो गोले की कितनी हो जाएगी? 3। ऐसा सवाल ने बोला है, मैंने नहीं बोला, ऐसा सवाल ने बोला है कि गोले की त्रिज्या बेलन का 3 गुना है। तो बेलन की त्रिज्या अगर 1 तो ये 3। क्या मैं इसको R और इसको 3R कह सकता हूं? किसी भी रेशियो को अगर मैं ओरिजिनल संख्या में बदलता हूं तो मैं उसे R से रिप्लेस कर देता हूं। अब कह रहा है उनका आयतन बराबर है, तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चा? 4/3 पाई R³ यानी कि 3R का क्यूब, बराबर बेलन का क्या होता है? पाई R² इंटू H। ठीक है, तो पाई से पाई गया, 4/3, 3 का क्यूब होता है 27,
और आर क्यूब, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच, 3 नाम 27, 9 चौक 36, और आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कटेगा तो आर बचेगा बराबर एच। क्या पूछा है सवाल ने? सवाल ने पूछा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है? 36 आर के, यानी कि 36 गुना है किसका? 36 गुना है किसका? त्रिज्या का गुना है, त्रिज्या का 36 गुना है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। भाई एच बराबर कितना है? 36 आर। क्या ये त्रिज्या का 36 गुना नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। आसान क्वेश्चन था। बस उसने बेलन और गोले का त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ था कि वो उसका 3 गुना है, और उसने बड़ी सिंपल सी बात बोल दी कि आयतन वॉल्यूम बराबर है, तो मैंने वॉल्यूम बराबर कर दिया, एच बराबर 36 आर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। बोलो आगे चले नेक्स्ट। चलिए तो गोले के क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब अर्ध गोले यानी कि हेमिस्फेयर के कर लेते हैं। ये देख लीजिए, सवाल है 6√3 त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन वॉल्यूम। भैया अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3। फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 2/3। पाई को पाई रखना है, ऑप्शन ने पाई रखा है, और 6√3 का क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 पाई, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और √3 का क्यूब होता है 3√3, है ना? 3 से 3 गया, 216 दूनी कितना होता है? 432, √3 और पाई, तो कितना उत्तर आ गया बच्चा? 432 √3 पाई। 432 √3 पाई। आगे बढ़े, ये सवाल देखिए। कह रहा है कि एक अर्ध गोलाकार टैंक का आंतरिक व्यास 1.4 मीटर है। अर्ध गोलाकार टैंक का आंतरिक व्यास, डायामीटर आपको दे दिया, क्या होता है? दुगुना ऑफ रेडियस 1.4। तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा? 1.4 बटा 2, 0.7, 2 सत्ते 14 होता है ना, पॉइंट हटेगा बटे 10 आ जाएगा, यानी कि रेडियस त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या आ गई 7/10। त्रिज्या कितनी मिली? 7/10। अब कह रहा है इसकी धारिता बताओ। धारिता यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, और पाई को 22/7 रखना है, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम, तो यानी कि 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखो, और आर क्यूब यानी कि 7/10 गुणा 7/10 गुणा 7/10। क्यूब करना है ना, तो 3 बार लिखेंगे, तो 7 से 7 गया, ओके, मल्टीप्लाई कर लो भैया। 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98, भाई 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98, और गुणा 22 बटे 3 गुणा, और 3 जीरो हैं तो 1000 आ जाएगा। 22 अट्ठे 176 हासिल के 17, 22 निम्मा 198 और 17 215 बटे 3 गुणा 1000। 3 से भाग करना जरा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 2, 3 अट्ठे 24 पॉइंट, 3 अट्ठे 3 छिंग 18 बटे 1000। अब 1000 से भाग करेंगे तो डेसिमल इधर आ जाएगा, 0.7186 मीटर क्यूब।
उसने 2 दशमलव तक दिया है तो 0.718 को 0.72 बोल सकते हैं। भाई 18 को रिप्लेस कर सकते हैं हम 0.72 से, ठीक है। तो उसने लगभग बोला है ना 2 दशमलव तक, तो ये आया है हमारा 0.718। तो 0.7 जो ये 18 है ना, इसको हम 2 कह सकते हैं। 18 जो है 20 के नजदीक है, तो हम कह सकते हैं 0.72। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा। ओके, तो जस्ट फॉर्मूले, आयतन के फॉर्मूले में ही चीजों को रखना था, बाकी तो कैलकुलेशन है। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है एक बेलन और एक गोलार्ध, हेमिस्फेयर, एक बेलन और एक गोलार्ध के आधार और आयतन बराबर है। आधार यानी कि बेस और आयतन यानी कि वॉल्यूम। कोई बेलन बनाता हूं मैं, ये बेलन है और ये गोलार्ध है। सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है कि बेलन और गोलार्ध का आधार, बेस, यानी कि ये वाला, ये आधार दोनों का क्या है बच्चे? ये आधार दोनों का बराबर है, ऐसा सवाल ने बोला है। अगर उनका आधार बराबर है तो जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या गोले, अर्धगोले की हो जाएगी। बोलो भाई, अगर उसने ये बोला कि बेलन और गोले का, गोलार्ध का आधार बराबर है, समान है, तो आधार समान है तो भैया जो रेडियस, जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या गोलार्ध की होगी, तभी तो उनका आधार बराबर है। और उसने कहा कि भैया उनका आयतन भी बराबर है। आयतन, अब इसकी एक हाइट है तो इसका आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसका आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यस, पाई से पाई गया, ये आर स्क्वायर से यहां कटेगा तो केवल आर बचेगा, तो एच बराबर कितना आ गया? 2/3 आर। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है गोलार्ध से बेलन की ऊंचाई का अनुपात। गोलार्ध से बेलन की ऊंचाई का अनुपात, तो यहां से अगर मैं 3 को इधर ले आऊं तो 3h बराबर 2r, तो यहां r और h का रेशियो बता दो। भाई उसने गोलार्ध से बेलन की ऊंचाई का रेशियो पूछा है, तो गोलार्ध की ऊंचाई, गोलार्ध की ऊंचाई तो उसकी त्रिज्या ही होती है। अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करूंगा तो हेमिस्फेयर की जो ऊंचाई होती है वो तो उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है। तो गोलार्ध की ऊंचाई रेडियस और हेमिस्फेयर की, सॉरी, बेलन की ऊंचाई h, तो r के सामने 3 और h के सामने 2, तो क्या रेशियो आ गया? आप कहेंगे 3:2, 3:2 आना चाहिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर? देखो यहां इंग्लिश में उल्टा पूछ लिया, सिलेंडर टू द हेमिस्फेयर उल्टा पूछ लिया, तो फिर यहां उल्टा लिखना पड़ेगा, बेलन से गोलार्ध, बेलन से गोलार्ध, यानी कि उसने उल्टा पूछा है। एच और आर का रेशियो पूछा है, एच के सामने 2, आर के सामने 3। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टू द हेमिस्फेयर? तो पहले हाइट ऑफ सिलेंडर रखना है, फिर हेमिस्फेयर यानी कि गोलार्ध की हाइट जो कि त्रिज्या होती है रखनी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2-3 का रेशियो। ओके, बहुत छोटे छोटे चीजें पूछी जाती हैं। चलिए आपको मैं एक चीज पूछता हूं अब। जैसे हमने जब बेलन को पढ़ा था, हमने जब बेलन को पढ़ा था तो हमने हॉलो सिलेंडर भी पढ़ा था, हॉलो सिलेंडर। ऐसे ही इसमें एक गोलार्ध के केस में भी हमको एक छोटा सा फॉर्मूला देखना है जिसमें थिकनेस यानी कि मोटाई होती है। थिकनेस कुछ इस तरीके से, शेल जिसको बोलते हैं, शेल, CELL। तो इसका एक रेडियस स्मॉल r होगा, एक बाहर वाला रेडियस कैपिटल R होगा। और अगर मैं ये वाली मोटाई की बात करता हूं, ये वाली मोटाई की बात करता हूं, मोटाई यानी कि थिकनेस,
तो थिकनेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थिकनेस का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये होता है बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली घटा दोगे तो ये इसकी मोटाई आ जाएगी। ओके, बस इसका आपको आयतन का फॉर्मूला पढ़ना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई और आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब। बस ये फॉर्मूला पढ़ना है आपको कि हमें जब इसका आयतन गोलार्ध, खोखले गोलार्ध का आयतन अगर हमें पढ़ना है तो भैया इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ओके, सवाल कैसे बनता है देखिए। सवाल है आपके सामने, एक अर्ध गोलाकार कटोरा मोटे स्टील का बना हुआ है। एक अर्ध गोलाकार जो कटोरा है वो मोटे स्टील का बना हुआ है, जिसकी मोटाई, मोटाई का मतलब समझ जाओ आप, जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है तो कटोरे का आयतन बता दो क्या होगा। देखो बच्चा, बाहरी व्यास यानी कि उसने बाहर वाला व्यास दिया हुआ है कैपिटल डी, जो कि दोगुना ऑफ बड़ा वाला रेडियस हो जाएगा 43। तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा 43/2 यानी कि 21.5। ये हो गया इसका कैपिटल आर। और उसने मोटाई 0.5 दे रखी है। मोटाई का मैंने आपको क्या लिखवाया है अभी अभी बताओ? मोटाई मैंने क्या लिखवाया? आर माइनस आर, जो कि हमें दे रखी है 0.5। तो यहां से अगर मैं स्मॉल आर आपसे पूछूंगा तो ये 0.5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 21.5 में से 0.5 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 21 स्मॉल आर। ये आ गया। बस इसका आयतन निकालना है। आयतन में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ओके, तो यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला लग सकता है कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, क्या कर रहे हैं? नहीं तो फिर एक हिंट दूं आपको, एक हिंट दूं। जिस भी फॉर्मूले में पाई आए, समझना बात को, हालांकि मैं देता नहीं हूं, देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब यहां पर हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हैवी पड़ गई है कि आर की वैल्यू हम 21.5 रखेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू 21 रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो बड़ी हैवी पहुंच जाएगी कैलकुलेशन। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं कि मेंसुरेशन के जिस भी फॉर्मूले में पाई आए, ऑप्शन को चेक करना है। ऑप्शन को चेक करना है। जो भी ऑप्शन 11 से कट गया वो मेरा आंसर हो सकता है। आपको यह ढूंढना है कि कौन कौन से ऑप्शन 11 से नहीं कटेंगे। जो ऑप्शन 11 से नहीं कटेंगे उनको हटा दो, वो आपके आंसर नहीं होंगे। बहुत सारी बार क्या होता है कि आपको 3 ऑप्शन ऐसे हट जाते हैं जो 11 से डिविजिबल नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो, अल्टरनेट का सम 5 और 2 7, 7 2 9, 8 और 1 9, डिफरेंस कितना आया 0। ये 11 से कट रहा है। 2 और 1 3 और 6 9, ये भी 11 से कट रहा है। अब 2 ऑप्शन 11 से कट गए तो फिर हट जाओ, फिर तो आपको चलना ही पड़ेगा भैया, चारों कट रहे हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हो, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और ये आ जाएगा 21.5 का क्यूब माइनस 21 का क्यूब। फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है मेरे हिसाब से, है ना? फिर आपको ये निकालना ही पड़ेगा, या तो इसमें फॉर्मूला लगा दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। या तो इसमें ये लगाओ फिर, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं के क्यूब अगर आप निकालने जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 21.5 माइनस 21 और ये हो जाएगा 21.5 का स्क्वायर
प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 21.5 इंटू 21। ओके, अब 21.2 21.5 क्या होता है? 43/2 है ना भाई। 21.5 जो 43/2 ही तो है। इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना जाएगा? ये जाएगा आपका 43 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17। ये आ जाएगा आपका 1849। 1849, यस, 1849 डिवाइड बाई 4, 1849 डिवाइड बाई 4 प्लस 441 प्लस ये कितना जाएगा? 21 पंजे 105, 21 एकम 21 और 10 31, 21 दूनी 42 और 3 45। इसको 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 2 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये आ गया आपका। इसमें 441 जोड़ो, 451.5 जोड़ो, 5 5 2 7, 2 और 2 4, 6 और 4 10, 5 15, 4 तिया 12 और 1 13, 1354.75। और ये कितना आ गया? 0.5। 0.5 का मतलब होता है कितना? 1/2 भाई। 0.5 का मतलब 1/2 और इसकी मल्टीप्लाई 1354.75 में कर दो। इसको मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिला? 1354.75। इनका डिफरेंस 0.5 जिसको हमने 1/2 कह दिया। 2 से जाएंगे, 2 छिक्के 12, 1 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। आप ऐसे मान के चलो 677.37 और 677.37 हमें यहां मिला है। 677 ही रहने दो इसको। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है इसमें। लंबा तो जा रहा है भाई ये, है ना। क्या करें? 22 दूनी 44 या 22 की मल्टीप्लाई कर दो पहले। 22 सत्ते 154 हासिल के 15, 22 सत्ते 154 और 15 169 हासिल के 16, 22 छिक्के 132 और 16 148। उसकी मल्टीप्लाई 2 में करके 21 से भाग करो, है ना। 7 तिया 21 से तो 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2 बटा 21। तो 21 एकम 21, एक बार से शुरुआत हुई है ना। एक से शुरुआत हुई है तो यहां 5 से है, यहां 8 से है, यहां 2 से है, यहां 1 से है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन तो गया है भैया। आपको हो सकता है ये समझ में ना आया हो, आपको दरअसल क्वेश्चन समझ में तो आया है, कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। तो कैलकुलेशन के लिए ये मत बोलो कि सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। हमने क्या बोला कि इसका बाहरी व्यास दिया हुआ है आपका 2r बराबर 43, तो r हो जाएगा 21.5। ठीक है। अब उसने बोला है मोटाई है 0.5, तो स्मॉल r हो जाएगा आपका 21, क्योंकि मोटाई होती है r माइनस r। अब दोनों r आपको मिल गए तो वॉल्यूम आयतन आपने लगा दिया। अब असली खेल इन दोनों को सॉल्व करने का था। असली खेल इन दोनों को, जो कि हमने यहां पर किया। लंबा क्वेश्चन है, मैं जानता हूं। ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से मतलब टिपिकल तो होते हैं, नो डाउट। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे थोड़ा सा। आपको मैं बाकी कैलकुलेशन आप करके देख लेना। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक गया हो, आप इसमें करके देख लेना बच्चे। मैं आपको इसको, कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला है ना। एक बार मैं आपको सेल्फ भी बोलता हूं, कैलकुलेशन करके देख लेना इसमें, क्योंकि हमें एक टॉपिक और कवर करना है अभी जो आपका 2D में छूट गया था, जिसका नाम है पॉलीगन। हाँ, आंसर हो सकता है बच्चा इसका डिफरेंट आ रहा हो। ठीक है, ये मैं यहां से हटा देता हूं, आप इसकी कैलकुलेशन करना खुद से। ओके, इसे सेल्फ सॉल्व करना रफ कॉपी में। अभी हम आ जाते हैं पॉलीगन पे। पॉलीगन अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में, आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पॉलीगन का क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, जबकि आपके एग्जाम में तो पूछा ही नहीं गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि नहीं सर, पॉलीगन तो पढ़ना है।
पॉलीगन तो पढ़ना है, तो फिर पॉलीगन के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन और बेसिक फॉर्मूले मैं आपको पढ़ा देता हूं। अब दरअसल पॉलीगन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसका भी एक रीजन है। क्या? कि पॉलीगन जो है ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री का, और ज्योमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम हैं जिनके सिलेबस में ज्योमेट्री नहीं होता है, लेकिन पॉलीगन के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। पॉलीगन के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो बच्चे फिर आके डिमांड करते हैं कि सर यहां भी पॉलीगन पढ़ाओ, क्योंकि वहां भी सिलेबस में नहीं था लेकिन फिर भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पॉलीगन के बारे में पढ़ा देता हूं, फॉर्मूले लिखवाता हूं, बहुत डीप में जाकर हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, मैं जस्ट फॉर्मूले। बहुभुज, क्योंकि इसको डीप में पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, लेकिन तब जब आपके सिलेबस में हो कि एंगल्स क्या होते हैं, कैसे इंटीरियर, आंतरिक, बाह्य कोण सब बने, मतलब बहुत सारा डीप में है, लेकिन उतना डीप में जाना नहीं, जस्ट फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला, प्रत्येक आंतरिक कोण, मैं फिर कह रहा हूं कि यह आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे देख लो क्योंकि डिमांड है। ईच इंटीरियर एंगल, इसीलिए मैं जस्ट फॉर्मूले लिखवा रहा हूं आपको। ईच इंटीरियर एंगल, फिर दूसरा फॉर्मूला बनता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। फिर आता है तीसरा प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, प्रत्येक बाह्य कोण, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। और फिर आता है चौथा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग, का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। पहले चार फॉर्मूले लिखो, ये चार फॉर्मूले कि प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण का योग, प्रत्येक बाह्य कोण और बाह्य कोण का योग। बच्चे जब भी प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करेगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, जहां पर n क्या है, भुजा की संख्या, n क्या है बच्चा, भुजा की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड आपको दी हुई है वो सवाल में देगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां भी ये क्वेश्चन पॉलीगन के आते हैं कि भैया प्रत्येक, आपको कह देगा कि कोई आकृति है जिसकी 6 भुजा हैं, तो n बराबर 6 हो जाएगा, और फिर कहेगा कि बताओ प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, तो n-2 इंटू 180 बाई n लगाना है। आंतरिक कोण का योग, n हटा दो नीचे वाला, तो n-2 इंटू 180, ये योग हो जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 डिग्री बटा n, और बाह्य कोण का योग, नीचे वाला n हटा दो, 360 डिग्री। ये चार फॉर्मूले तो एंगल के बनते हैं, ठीक है। और एक पांचवा फॉर्मूला बनता है बच्चे किसका, डायगोनल का, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, यानी कि विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या। तो डायगोनल्स की संख्या, विकर्ण की संख्या निकलती है n इंटू n-3 बाई 2, n इंटू n-3 बाई 2। लिखिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन के ये कुछ क्वेश्चन हैं, सॉरी फॉर्मूले हैं, और ये एक आपका विकर्ण का फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चंस दो चार मैं करा देता हूं, मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप अगर इसे छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई आपका नुकसान नहीं होगा। जस्ट 10 मिनट बची थी, 10-15 मिनट, इसीलिए मैं करा रहा हूं। कल हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, मेंसुरेशन एंड हो चुका है बच्चा। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर्ड्स एंड इंडेसेस। ये क्वेश्चन करो, सर्ड्स एंड इंडेसेस, घातांक करनी,
ठीक है, 2 क्लास लगेंगी इसमें, केवल 2 क्लास। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं। एक समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप। अब षटभुज बच्चे, सप्तभुज, षटभुज यानी कि हेक्सागन। हेक्सागन षटभुज क्या होता है? जिसकी भुजा 6 होती है। पंचभुज क्या होता है? पंचभुज जिसकी भुजा 5 होती है। ठीक है। सप्तभुज क्या होता है? सप्तभुज क्या होता है? जिसकी भुजा 7 होती है। अष्टभुज क्या होता है? अष्टभुज क्या होता है? जिसकी भुजा 8 होती है ना। ऐसे ही षटभुज क्या होता है? जिसकी भुजा 6 होती है। तो प्रत्येक अंतःकोण एन इंटू सॉरी n-2 × 180/n, यही होता है ना प्रत्येक आंतरिक कोण। तो 6 में से 2 गया 4 गुणा 180, और n की वैल्यू कितनी है? 6। 6 तिया 18 और 4 तिया 12, कितना आ गया? 120 डिग्री का। 1200 नहीं, 120 डिग्री। इसको ठीक करना, 120 डिग्री है। 120 डिग्री बिल्कुल सही है। कह रहा 10 भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप। 10 भुजाओं वाले, सारे चैप्टर होंगे, डोंट वरी, आप मुझे गिनवाओ मत के सर ये रह गया वो रह गया, सारे के सारे चैप्टर कराऊंगा, मुझे सब पता है भैया। 10 भुजाओं वाला n बराबर 10 है, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा? n-2 × 180/n। तो n की जगह 10 रखेंगे, 10 में से 2 गया 8, और n कितना हो जाएगा? 10। 0 से 0 गया, 18 अट्ठे 144। ऐसे आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 144 और देख लो, ये बताइए। कह रहा है यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है, प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या। तो प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? n-2 × 180/n, और ये कितना दे रखा है हमें? 144 प्रत्येक अंतःकोण। तो ये 36 चौके 144, 36 पंजे 180, 5 की अंदर मल्टीप्लाई करो और n को उधर ले जाओ। ये 4n को इधर ले जाओ और -10 को उधर ले आओ, बराबर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। उसने बोला है प्रत्येक अंतःकोण 144 है, तो भुजाओं की संख्या यानी कि n की वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है। ये सवाल बताइए। कह रहा है त्रिभुज के बहिष्कोणों के मापों का योग। बहिष्कोण यानी कि बाह्य कोण, और बाह्य कोण के मापों का योग हमेशा 360 होता है, चाहे कोई भी आकृति हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, नौभुज, 10 भुज, 1000 भुजाओं वाली भी कोई आकृति है, बाह्य कोणों के मापों का योग ऑलवेज 360 डिग्री होगा। और ये मैंने बच्चा आपको लिखवाया भी है ना, कि भैया बाह्य कोणों का योग ऑलवेज कितना है? 360 डिग्री हमेशा। इस पे आ जाओ। 200 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग। 200 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग, n बराबर 200 है, और अंतःकोणों का योग क्या होता है? n-2 × 180 अंतःकोणों का। तो 200 में से 2 गया, 198 गुणा 180, 0 18 अट्ठे 144, हासिल के 14, 18 निम्मा 162 और 14 176, 18 कम 18 और 17 35। तो ये आ जाएगा 35,640। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 35,140। एक और सवाल देख लो। 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगनल्स। नंबर ऑफ डायगनल्स, तो विकर्णों की संख्या क्या होता है? n × n-3/2, और n की जगह क्या लेना है बच्चा? n की जगह 15 लेना है। तो 15, और 15 में से 3 गया 12/2, 2 छिक्के 12 और 15 छिक्के 90। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ डायगनल्स हो जाएंगे आपके 90।
ये था आपका बेसिक बेसिक सा पॉलीगन, जो कि आपके एग्जाम में अब तक तो पूछा गया नहीं है, लेकिन अगर आप 5 मिनट इसको पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई मेमोरी फुल नहीं हो जाएगी दिमाग की। तो कल मिलेंगे सर्च इंडिसेस में। हाँ, आपको एक काम मैं दे के जा रहा हूं बच्चा, आज थोड़ा सा टाइम होने की वजह से हमने इस पे टाइम कम दिया है। इस पे इसकी कैलकुलेशन करके देखना आप, ओके, कैसे ये आसान बन सकती है या फिर कैसे ये सॉल्व हो सकता है, यूनिट डिजिट वगैरह का दिमाग लगाकर देखना इसमें क्या हो सकता है, ओके। बाकी कल हम सर्च एंड इंडिसेस के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।